दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। नायडू को खुली धमकी दी गई है क्या? क्या कहा गया है कि 371 करोड़ के घोटाले की अगर फाइल खुल गई तो खैर नहीं। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में आखिर नायडू बैकफुट पर क्यों आ गए? दोस्तों, राहुल गांधी ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को बतौर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनकर मोदी शाह की परेशानी बढ़ा दी थी। मोदी शाह को परेशानी में डाल दिया था। उससे भी ज्यादा संकट में राज्यसभा में 7 सांसद वाले जगन मोहन रेड्डी, 4 सांसद वाले केसीआर और 19 सांसद वाले लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 3 सांसद वाले चंद्रबाबू नायडू परेशान थे। खबर यहां तक थी कि राहुल गांधी तेलंगाना सीएम रेवंता रेड्डी के जरिए चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार खुद आंध्र प्रदेश से हैं। आंध्र प्रदेश में पले बड़े, जन्म उनका वहीं पर हुआ। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वो बतौर जज रहे। नायडू के पूर्व परिचित भी हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। जी हां, नायडू के पूर्व परिचित भी हैं। कल नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने पहुंचे थे एनडीए वाले, इंडिया वाले, लेकिन एनडीए के मोदी शाह पूरी की पूरी कैबिनेट जब वहां पहुंचे थे नॉमिनेशन फॉर्म, नामांकन पत्र सबमिट करने के लिए, तो वहां नायडू के एक भी सांसद नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि चंद्रबाबू नायडू को समर्थन देने के लिए स्पेशल इनविटेशन भी मिला था। चंद्रबाबू नायडू को एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल इनविटेशन भाजपा की ओर से भेजा गया था, लेकिन फिर भी चंद्रबाबू नायडू दिल्ली नहीं पहुंचे थे। उल्टा वो एक ट्रेड फेयर में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच गए थे। अब चंद्रबाबू नायडू को इनविटेशन मिलने के बाद भी नायडू मुंबई पहुंचे लेकिन दिल्ली नहीं आए। यह खबर तो पक्की थी। दक्षिण भारत की अस्मिता की लड़ाई में नायडू कहीं सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में खड़ा ना हो जाए, इस डर से वाकई मोदी और शाह परेशान थे। खुद रेवंता रेड्डी मीडिएटर के तौर पर काम कर रहे थे। इसकी जानकारी सामने आने लगी थी। कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों ने यह दावा करना शुरू कर दिया था। उसमें से एक ट्वीट देखिए। रेवंता रेड्डी चंद्रबाबू नायडू और इंडिया अलायंस के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। जस्टिस रेड्डी की उम्मीदवारी का सुझाव रेवंत रेड्डी ने ही दिया था और कहा जा रहा है कि नायडू इसका समर्थन कर रहे हैं। अगर टीडीपी उनका समर्थन करती है तो मोदी की सत्ता की एक बैसाखी छिन जाएगी। लेकिन ये खबर गुरुवार शाम को जैसे ही सामने आई, कल मैंने आपको ये खबर 4 PM के जरिए हमने आप तक ये खबर भी पहुंचाने का काम किया, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली से एक कॉल नायडू के पास जाता है। एक कॉल नायडू को घुमाया जाता है और ये कॉल कोई और नहीं बल्कि अमित शाह ने किया है। खबर यही है। प्रेस मतलब नायडू जो है दूसरे ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। प्रेस के आगे, मीडिया के आगे स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं एनडीए को ही सपोर्ट करूंगा, इंडिया को नहीं। जबकि इंडिया की ओर से जो उम्मीदवार उतारे गए वो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के करीब हैं और चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा है कि उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं एनडीए का साथ नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, पहले आप नायडू को सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि शाह ने कॉल पर क्या कुछ कहा होगा, जिसके बाद नायडू मीडिया के आगे स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गए। We are very happy. NDA has selected C.P. Radhakrishnan as Vice President of India. He is the best suitable candidate. We are very happy to extend our support to him. Telugu Desam joined NDA before elections. Both governments in Delhi and also Andhra Pradesh, we are having NDA governments. NDA has selected him as a Vice President of India candidate. Naturally, we are very happy. Apart from that, he is a gentleman. He is also very, very patriotic.
is going to bring pride for our nation. That is how things are going to happen. Why you are all having media sometimes unnecessary doubts. Every political party don't suspect. Even this alliance is before elections. We are together. Even Telugu pride, all these things, it won't happen here. Even sometimes we supported even long back P.V. Narasimha Rao, Telugu man as MP. He became Prime Minister, we supported him as MP. That is a different issue. Here we are in alliance. How can you expect that we can support other candidates? एक कॉल दिल्ली से सीधा नायडू को घुमाया जाता है और शायद ये कहा जाता है कि 10 सितंबर 2023 का वो समय याद कर लीजिए। 10 सितंबर 2023 का याद दिलाया जाता है कि 371 करोड़ का घोटाला 2 मिनट में अगर फाइल खुल जाएगी तो खैर नहीं, फिर अगर जेल जाओगे तो सीएम की कुर्सी भी जाएगी। कल वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने ये दावा किया था कि दरअसल ये जो सीएम पीएम अरेस्ट का जो बिल सरकार लेकर के आई है, जिसे आखिरी दिन एक दिन महज पहले अमित शाह ने बिल पेश किया, वो दरअसल नायडू को डराने के लिए ही लाया गया है। 2014 से 2019 के बीच टीडीपी शासन के दौरान फर्जी कंपनियों के जरिए एपी कौशल विकास निगम से संबंधित लगभग 371 करोड़ रुपए की हेराफेरी में चंद्रबाबू नायडू शामिल थे। बाद में उन्हें क्लीन चिट तो दे दी गई, ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दिया, लेकिन तब जब वो 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया को छोड़कर एनडीए में यानी मोदी के साथ शामिल होते हैं, एनडीए में शामिल होते हैं, तब जाकर के उनके ऊपर से ये तमाम तरह की जो आरोप में उन पर लगाई गई थी उसे हटाया गया, जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू जेल भी गए थे और जेल की हवा भी उन्हें मतलब एक तरीके से वो खा चुके हैं। अब अगर एनडीए की उम्मीदवार को उनके 19 सांसद वोट ना करके तेलुगु तमिल खेल खेले तो नायडू की कुर्सी तो जाएगी। क्या यही खुली धमकी नायडू को फोन पर दिया गया, जिसके दूसरे ही दिन नायडू को मीडिया के आगे स्टेटमेंट देने पर वो मजबूर हो गए? खुली धमकी। अगर नायडू इंडिया के उम्मीदवार के लिए मन नहीं बनाए होते तो शाह के कॉल के बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ती, मीडिया के सामने आने की क्या जरूरत पड़ती? अगर उन्हें वो एनडीए को ही सपोर्ट कर रहे थे, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को ही सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्हें अलग से मीडिया से बातचीत करने की क्या जरूरत थी? प्रेशर डाला गया होगा ना दिल्ली दरबार की ओर से कि खबरें मीडिया में जो चल रही है उसका नायडू खंडन करे। इस पर सत्य हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चंद्रबाबू बहुत ही चालू चीज है, उन्हें जब तक यकीन नहीं हो जाएगा कि मोदी सरकार गिरने वाली है तब तक वो चिपके रहेंगे। इसलिए भी चिपके रहेंगे क्योंकि मोदी के पास उनकी फाइलें हैं और वे उन्हें छोटे से संदेह पर ही जेल भेज सकते हैं। काला कानून लाने का मकसद उनको धमकाना भी है, यानी नायडू को धमकाने के लिए सीएम पीएम अरेस्ट वाला ये काला कानून, सरकार कानून तो खैर नहीं, अभी ये बिल ही है, इसे कानून में तब्दील किया जाएगा, लेकिन उसी मकसद से लाया गया है। तो क्या वाकई दोस्तों आपको भी लगता है वो 371 करोड़ के घोटाले की फाइलें खुलेगी? यही धमकी नायडू को फोन पर दी गई है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन प्रेस के आगे आकर के कहना पड़ा कि नहीं बाबा नहीं, हम तो एनडीए के उम्मीदवार को ही सपोर्ट करेंगे, बल्कि आंध्र प्रदेश से इंडिया के उम्मीदवार हैं, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और पूर्व परिचित होने के बाद भी मैं उन्हें वोट नहीं करूंगा। ये उन्हें क्यों कहना पड़ गया अलग से? वीपी चुनाव में क्या नायडू वाकई डर के मारे बैकफुट पर आए? आपको क्या लगता है? आप किस अंदाज में इसे देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो दबा करके फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।